आप ये बात सोचिए, आज 50 साल पहले अगर या 75 साल पहले आजादी के वक्त क्या हाल था मुसलमान का हिंदुस्तान में, आज क्या हाल है। अगर आप बेहाल है, अगर आप और गरीबी में फंस गए और लाचारी में और पासमंदगी में आप फंस गए, कौन जिम्मेदार है इसका। आपने मौका दिया कांग्रेस को और उन्होंने आपको धोखा दिया, इसलिए गरीबी बढ़ी, लाचारी बढ़ी और हालात और भी बदतर हो गया। इसीलिए आज मुलाजिमात में हर वो चीज में जिसमें आपको इंसाफ मिलना था, नहीं मिला। कांग्रेस ने हमेशा आपको एक वोट डालने की मशीन की तरह देखा, उसके अलावा कुछ नहीं। बार बार उन्होंने बीजेपी को दिखाया और किसी को दिखाया, आपका वोट लिया और गद्दी पे बैठ गए, फिर आपको भूल गए, आपके लिए कोई प्रोग्राम नहीं करे। आज बहुत बोलते हैं वो, फिर एक बार कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को दिखा के, किसी और को दिखा के, आपको डरा के, फिर केसीआर से आपको दूर करने की साजिश है। मैं अब तमाम भाइयों से बहनों से पूछता हूं, क्या हमारी याददाश्त इतनी कमजोर है? क्या हालात थे और क्या हाल हुआ आज? 1952 में जब हिंदुस्तान में पहली गवर्नमेंट जो बनी, आज कुछ लोग कहते हैं राहुल गांधी यहां आके बोलते हैं केसीआर और मोदी मिलके हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या हमारी याददाश्त कमजोर है? 1952 में जब नेहरू साहब की पहली गवर्नमेंट बनी थी, उसमें क्या आरएसएस के लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे? आपके साथ नहीं थे 1952 में गवर्नमेंट में? वो क्या हम भूल गए? वो आरएसएस हमेशा से आपके साथ थी। आज नहीं, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, ये मेरी बात नहीं है। कई सारे किताब है, कई सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है ये प्रूव करने के लिए कि इंदिरा गांधी का भी साथ दिया आरएसएस ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। राजीव का भी साथ दिया, और राजीव ने क्या किया? बहुत कुछ किया, बहुत नाइंसाफी आपके साथ किया, ये आपके सामने है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, बट एक बात जरूर कहूंगा, आज जो लोग बीजेपी को बार बार दिखा के, आपको डरा के आपकी वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका लीडर, कांग्रेस के लीडर, पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने खुद सोनिया जी को लेटर नहीं लिखा? क्या लिखा उन्होंने? कि आप आज एक आरएसएस के आदमी को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बना रहे हो, रेवंत रेड्डी को। ये क्या नाइंसाफी है हमारे साथ? उन्होंने लेटर लिखा। ये आपके पास आज खुलेआम मिलेगा कहीं भी, अगर आप गूगल करेंगे, यूट्यूब जाएंगे, आपको लेटर मिल जाएगा। मैं आज पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी क्या संदेश देना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है पूरे अवाम को? मैं भाइयों से बहनों से एक और चीज भी पूछना चाहता हूं, अगर आज 10 साल के बाद कोई कर्फ्यू नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, अगर हम लोग मिलजुल के भाईचारे के साथ, अमन के साथ, खुशहाली के साथ, हर शहरी आज तेलंगाना में आज पूरी तरह से महफूज है और अपने आप को महफूज महसूस करता है, आपको इस बात से क्यों तकलीफ हो रही है? कांग्रेस वालों, आपको क्या बेचैनी है? 10 साल क्योंकि आप सत्ता से, हुकूमत से दूर हैं, इसलिए बेचैन हैं। पैसे बनाने की जो आदत है, पैसे जो लूटने की जो आदत है आपकी, क्योंकि गद्दी नहीं है, बेचैनी हो रही है। इसीलिए बार बार डरा के, धमका के, किसी और को शैतान बना के दिखा के वोट लेने वाली जो एक स्ट्रैटेजी आपकी है, इस बार नाकाम हो जाएगी, क्योंकि लोग समझ गए कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। आज मैं भाइयों से, बहनों से बस एक चीज जरूर कहूंगा कि आप वोट डालने से पहले सोचना जरूर, क्योंकि जिन्होंने जिद्दोजहद की तेलंगाना के लिए, जिन्होंने इतना इस हद तक कोशिश की कि मौत के मुंह में जाके जिद्दोजहद करके 11 दिन फास्टिंग करके तेलंगाना लाने वाली केसीआर, और दूसरे तरफ तेलंगाना के मुखालिफत करते हुए राइफल लेके तेलंगाना आवाम पे अटैक करने वाले रेवंत रेड्डी, और तीसरी तरफ है बीजेपी। वो तो आप ही बेहतर जानते हैं। अगर इस हिंदुस्तान में, सारे मुल्क में किसी लीडर ने मोदी को फासिस्ट कहा, मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, वजीर आजम बनने के बाद फासिस्ट कहा, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लीडर केसीआर साहब है, जून 2014 में। क्योंकि जब हमारे 5 मंडल लिए गए थे और जबरदस्ती उनको मिलाया गया था आंध्रा में, केसीआर साहब ने पहले ही दिन बोला ये आदमी फासिस्ट है, ये आदमी
इसकी यकीन नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की इज्जत नहीं करता, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की इज्जत नहीं करता। और उनका रवैया तो आप देख रहे हो, या तो जुमला या हमला, या तो जुमले से चलाते हैं या हमला करके कोशिश ये करते हैं डराने की, धमकाने की। हम वादा करते हैं आपसे, गर्दन कट जाए फिर भी ठीक है, बट सर झुकाएंगे नहीं उनके सामने, लड़ेंगे जरूर और कोई भी हद तक। क्योंकि ये सियासी बात नहीं कह रहा हूं मैं सोहेल भाई से भी यही बात कहा था मैंने। आज मेरे 2 बच्चे हैं, मैं एक बाप हूं। मेरा एक लड़का है जिसका उम्र है 18, मेरी बेटी है जिसकी उम्र है 14। बाप होने के नाते फिक्र है मुझे मेरे बच्चों की, क्योंकि आज जो माहौल है हिंदुस्तान में, इसको देख के डर लगता है। 25 करोड़ मुसलमानों को आज एक विलन बना के दिखाने की कोशिश, गद्दार बना के दिखाने की कोशिश। हर वो चीज में जब कोई बात होती है, कोई अनरेस्ट की बात होती है, ये कहा जाता है कि आप इस मुल्क से नहीं हो, आप ताल्लुक नहीं रखते इस मुल्क से। मैं याद दिलाना चाहता हूं उनको, सबसे ज्यादा आबादी अगर मुसलमानों की इस धरती पे कहीं है तो हिंदुस्तान में है सबसे ज्यादा आबादी। और 25 करोड़ भाइयों को, बहनों को दुश्मन दिखा के, 25 करोड़ भाइयों को आज बाकी अवाम के साथ एक तनाव पैदा करके, अनरेस्ट पैदा करके जो आप साजिश कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो वोट हड़पने की, ये हमारे आगे आने वाली नस्लों के लिए अच्छी बात नहीं है, हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। आप जो बार बार बोलते रहते हो कि हिंदू खतरे में है, भाइयों हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान खतरे में है। आप ये सोचो, क्योंकि आज ऐसे लीडर जो मजहब के नाम पे सियासत करते हैं, जो लोग बात करते हैं मस्जिदों को खोदने की, जो लोग बोलते हैं अगर उसमें एक लाश मिलता है तो आपका है, वरना शिवलिंग मिलता है तो हमारा है, ऐसे लीडरों को, ऐसे पार्टियों को हमें डिपॉजिट उनका जब्त करना चाहिए, जमानत उनके जब्त करे जैसा एक हमारा फैसला होना चाहिए। साथ ही साथ कांग्रेस के बारे में भी आप सोचिए, क्या दिया कांग्रेस ने 55 सालों में? गरीबी बढ़ाए, लाचारी बढ़ाई और गरीब बनाए मुसलमानों को और सारे देश के अवाम को, और आज फिर से आके आपको बीजेपी को दिखा के वोट मांगने की कोशिश कर रही है। आज पूरे हिंदुस्तान में मुझे एक ऐसी सेक्युलर लीडर को दिखा दीजिए केसीआर साहब के अलावा, जिन्होंने इस हद तक कोशिश की, हमारे आगे आने वाली जनरेशंस के बारे में उन्होंने सोचा, इतने बड़े तादाद में स्कूल चालू किया और इतने ही बड़े तादाद में आज जूनियर कॉलेजेस उन्होंने चालू किए। और साथ ही साथ एक और वादा भी मैं करता हूं, आते आते मेरी बात हो रही थी आबिद रसूल खान साहब के साथ। आज हमारे जो 100 से ज्यादा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो पिछले 10 साल में बंद हो गए, मैं तमाम इंस्टीट्यूशन के जो मैनेजमेंट है उनसे भी और हमारे बच्चों से भी, जो लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो आज डॉक्टर बनने के ख्वाब देखते हैं, उन तमाम भाइयों को, तमाम बच्चों को भी मैं वादा करता हूं, क्योंकि हमने बढ़ाए टिमरिस के स्कूल और जूनियर कॉलेजेस, जरूर आपको एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी मिलना चाहिए। आगे नेक्स्ट टर्म में जरूर वो काम भी हम कर दिखाएंगे और आपका पूरी तरह से मदद भी देंगे। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड के बारे में भी लेके जो एक मन में आपके एक जो इच्छा है, जो एक आपका तमन्ना है कि इसको और मजबूत करना है, इसको और आगे ले जाके आपके फायदेमंद बनाना है, उसको लेके भी और लगातार कोशिश करेंगे। कुछ हद तक हमने कोशिश की, बट और कोशिशें करेंगे उसको मजबूत करने की, ताकि आवाम का फायदा हो, आप सब भाइयों का, बहनों का भी फायदा हो। आखिरी में मैं बस इतना ही कहता हूं, आज हिंदुस्तान का हालात आप देखिए, आज बाकी जगह क्या हाल हो रहा है, किस चीज पे चर्चा हो रहा है, ये भी देखिए। हलाल पे चर्चा होता है, हिजाब पे चर्चा होता है, बात होता है कर्नाटक इलेक्शन के दरमियान कि बजरंग दल को बैन किया जाएगा। क्या किया उन्होंने? अभी तक कुछ नहीं हुआ, आगे जाके भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है इस्तेमाल करना है आपको वोट डालने वाली एक मशीन की तरह। इसके अलावा उनका कोई एजेंडा नहीं है कांग्रेस का। इसलिए भाइयों से, बहनों से मैं गुजारिश करता हूं, जो भाईचारा, खुशहाली, अमन तेलंगाना में पिछले 9.5 सालों में हमने देखा, इसी रास्ते पे चलते हैं। वही लीडर के साथ चलेंगे जिन्होंने हमको आज पूरे हिंदुस्तान में पर कैपिटा में नंबर 1 बनाया। वही लीडर के साथ चलेंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा आज माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए बजट हमको दिया। वही लीडर के साथ चलेंगे जो हमारे भाई बने,
हमारे बंधु बने, हर किसी का फायदा किया, चाहे वो आप हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई और हो। मैं आप तमाम भाइयों से बहनों से यही रिक्वेस्ट करता हूं, खास हमारे माइनॉरिटी सेल से रिक्वेस्ट करता हूं, महमूद भाई से रिक्वेस्ट करता हूं, मुजीब साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस मीटिंग का जो एक मैसेज है, आप इसी के हद तक ना छोड़ो। आप निकलो पूरे अजलाओं में, आप चलो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जहां कहीं पॉपुलेशन है, अवाम है, आप वहां चलिए। करीब करीब 60 से लेके 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां आज सिग्निफिकेंट मुस्लिम और क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, जरूर टीम बनाइए, आप वहां तक चलिए। हमारे नागेंद्र साहब याद दिला रहे हैं, सोमाजीगुड़ा में हाल ही में एक छोटा इश्यू हुआ था कब्रिस्तान को लेकर, उसका हल हमने निकाल लिया। कलेक्टर से भी हमारी बात हो गई, गवर्नमेंट में इश्यू पेंडिंग है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से भी बात हो गई, उसका हल निकालना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे साथ हम पूरी तरह से उस बात को लेके वाकिफ है और जिम्मेदार होने के नाते, क्योंकि इलेक्शन कोड है, ज्यादा नहीं कहूंगा, बड़ी इंसाफ मिलेगी और जरूर नागेंद्र साहब के सदारत में आपको इंसाफ मिलेगी। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे फारूक भाई से और मसीह साहब से, हमारे मुजीब साहब से, खास सोहेल भाई से, खयूम साहब से और बाकी लीडरों से कि आप निकलिए, आगे 30 दिन है। इन 30 दिनों में हमें लड़ाई करना है और इस एंटी सेक्युलर जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों का मुकाबला करना है। हर किसी के पास जाना है और हमारा रवैया भी बताना है और किस तरह केसीआर साहब ने कोशिश की पिछले 9.5 सालों में, ये भी बताना है। हर किसी को होशियार करना है और हमारे कैंडिडेट्स को अच्छे से अच्छे तादाद से जिता के हैट्रिक चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब को फिर से बनाना है। मैं आप तमाम भाइयों से बहनों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, खास सोहेल भाई को मैं फिर एक बार तहे दिल से उनकी वेलकम करता हूं और आपके जितने भी साथी हैं सोहेल भाई, आपको भी अच्छा दर्जा दिया जाएगा, आपकी भी इज्जत बढ़ाएंगे और अच्छा पोजीशन भी आपको देंगे। आगे ले जाके आपके लीडरशिप में, महमूद भाई के लीडरशिप में और भी कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम बढ़ाएंगे। ये बात कहते हुए आप सबसे मैं रुखसत लेता हूं। जय तेलंगाना।